नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 167 प्लस लीडिंग केसेस को, जो कि हमें डिस्कस किया गया है चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी 1973 के अंदर। सेक्शन 167 जो डील करता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब पुलिस के द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट नहीं हो पाती है विद इन 24 आवर्स के अंदर। इसे हम सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि जैसा कि सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दिया गया है कि जब भी किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसे 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट किया जाना जरूरी है। जब उसे प्रेजेंट कर दिया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जिसे डिस्कस किया गया है सेक्शन 167 के अंदर। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 167 को। जब किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, और पुलिस को इस बात की एप्रीहेंशन है कि इसने जो ऑफेंस किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है विद इन 24 आवर्स के अंदर, और पुलिस को बिलीव भी है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो कोई बड़ा ऑफेंस निकल सकता है, तो ऐसे केस के अंदर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर जो नॉट द बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के, मतलब सब इंस्पेक्टर से कम रैंक वाला ऑफिसर नहीं होना चाहिए, वह क्या करेंगे कि अपनी केस डायरी, जिस केस डायरी के अंदर इन्होंने इस ऑफेंस के रिगार्डिंग मेंशन किया है, उसकी एक फोटोकॉपी प्लस अक्यूज्ड पर्सन को जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रेजेंट कर देंगे। जैसे ही नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट कर दिया जाता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो वहां पे उस अक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी दे सकता है। कस्टडी दो तरीके की होती है, जहां पुलिस कस्टडी भी हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी भी दी जा सकती है। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि कस्टडी देने की जरूरत ही नहीं है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो ऐसे केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस अक्यूज पर्सन को फ्री कर सकता है, मतलब कि उसकी डिटेंशन करने से मना कर सकता है। एक लीडिंग केस दिया था, कुमार स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था, जिसके अंदर बताया गया था कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी अक्यूज पर्सन को जुडिशियल कस्टडी दे देता है, तो भी पुलिस उस अक्यूज पर्सन के साथ इंटेरोगेशन कर सकती है। मतलब जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद भी पुलिस उस अक्यूज पर्सन से इंटेरोगेशन कर सकती है। बात आती है कि जब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट एब्सेंट हो, उपस्थित नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उस केस डायरी की फोटोकॉपी प्लस अक्यूज पर्सन को जो भी वहां का नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रेजेंट कर देगा, मतलब उसके सामने प्रस्तुत कर देगा। नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में सीआरपीसी जो कोड है हमारा, इसके द्वारा दी गई पावर है कि वह किसी अक्यूज पर्सन को 7 दिन तक पुलिस कस्टडी दे सकता है, मतलब पुलिस रिमांड पे भेज सकता है 7 दिनों के लिए। जब वो ऐसा काम करेगा तो उसने जो भी रीजन दिया था 7 दिन की रिमांड के लिए, उस रीजन को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग के अंदर। बात करते हैं हम सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 बताता है कि जैसा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में 7 दिन की पावर होती है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में कितनी पावर होती है कि वो पुलिस कस्टडी में अक्यूज पर्सन को भेज सकता है। तो सबसेक्शन 2 बताता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में 15 दिन की पावर है कि वह अक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में 15 दिन तक भेज सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज पर्सन को प्रेजेंट किया जिसके पास में जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो ऐसे केस में वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास में उस पर्सन को फॉरवर्ड कर देगा जिसके पास में एक्चुअली में जुरिस्डिक्शन होती है। ये बात की गई थी हमारे सबसेक्शन 2 के बारे में। तो बात कर लेते हैं सबसेक्शन 2 के प्रोविजो के बारे में। जैसा कि सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकता है। तो क्या 15 दिन की कस्टडी के बाद में क्या कस्टडी को बढ़ाया जा सकता है? तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज पर्सन को 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी दी जानी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉलोइंग टाइम पीरियड की कस्टडी को बढ़ाया देगा, और ये जो फॉलोइंग टाइम की कस्टडी होगी ये जुडिशियल कस्टडी कहलाएगी। जैसे कि कंडीशन 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 90 दिन तक की कस्टडी में अक्यूज पर्सन को भेज सकता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड हो जिसमें कि डेथ सेंटेंस दिया हुआ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई हो, या फिर जो इम्प्रिजनमेंट दी हुई हो वह 10 साल से ज्यादा की हो। कंडीशन नंबर 2, जब 60 दिन तक की कस्टडी में अक्यूज पर्सन को भेज सकता है मजिस्ट्रेट, जब कि कोई ऐसा ऑफेंस जो कि कंडीशन 1 में दिए हुए ऑफेंस से अलग हो,
कोई अदर ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो, तो वहां पे 60 दिन की कस्टडी दी जा सकती है। इसके अंदर एक लीडिंग केस था, शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एआईआर 1991 का केस था, जिसके अंदर बताया गया था कि जब कस्टडी 90 दिन की दी गई थी, 60 दिन की दी गई थी, और अब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, मतलब 90 दिन और 60 दिन खत्म हो जाता है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है, मतलब कि चार्जशीट पेश नहीं कर पाती है कोर्ट में। तो ऐसी कंडीशन में अब जो अक्यूज पर्सन है उसे बेल पे छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि अब उसका एक राइट जनरेट हो जाता है कि अक्यूज पर्सन को बेल पे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन शर्त ये रहती है कि जो अक्यूज पर्सन है वो बेल के जो भी मतलब जो बेल है उसको फर्निश करे, मतलब बेल लेने के लिए खुद रेडी हो, तभी उसे बेल पे छोड़ा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट लीडिंग केस था इसके अंदर, सीबीआई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वर्सेस अनुपम कुलकर्णी, एआईआर 1992 का केस था, जिसके अंदर बताया गया था कि जब मैक्सिमम जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकता है, लेकिन क्या संभव है कि उसकी 15 दिन की पुलिस कस्टडी को बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड किया जा सकता है? तो ये तभी संभव है जब पर्सन ने एक से ज्यादा ऑफेंस किए हो और किसी एक ऑफेंस के लिए उसे 15 दिन की 15 दिन की पुलिस कस्टडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दे दी हो, लेकिन उसी समय उसे उसके दूसरे ऑफेंस के लिए उसे रीअरेस्ट किया गया हो और संभाव्यता उसकी पुलिस कस्टडी दी गई हो उस ऑफेंस के लिए, तो ऐसे कंडीशन के अंदर उसकी जो कस्टडी थी 15 दिन की वो एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब कि पहले ऑफेंस की पुलिस कस्टडी प्लस सेकंड जो ऑफेंस है जिसके लिए उसे दोबारा रीअरेस्ट किया गया उसकी कस्टडी दोनों एड ऑन हो जाएगी और उसकी जो मैक्सिमम जो कस्टडी थी 15 दिन की वह बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर एक और लीडिंग केस था, कुरु दशरथ रामैया वर्सेस स्टेट, एआईआर 1992 का केस था, जिसके अंदर बताया गया था जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस टाइप के केसेस को डील करने जा रहा है तो वहां पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। जुडिशियल माइंड अप्लाई जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है तो उसके पास में सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होने चाहिए, उस समय सारे मटेरियल जो भी मटेरियल रिलेटेड केस से है वो सारे अवेलेबल होने चाहिए, इवन दो वो केस डायरी भी उसके पास में इस समय अवेलेबल होनी चाहिए, तभी वह अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। बात कर लेते हैं प्रोविजो बी के बारे में, जहां पे बताया गया है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड नहीं होगा किसी अक्यूज्ड पर्सन को पुलिस डिटेंशन में भेजने के लिए जब तक कि उसे फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं कर दिया गया हो। मतलब कि जब उसे फिजिकली प्रेजेंट कर दिया जाएगा तब तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको डिटेंशन में भेज सकता है, लेकिन जब उसे फिजिकली प्रेजेंट नहीं किया तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर इस तरीके की डिटेंशन दे देता है या उसको जुडिशियली कस्टडी में भेज देता है या पुलिस कस्टडी में भेज देता है तो इस तरीके का कार्य वह नहीं कर सकता, वह ऑथराइज्ड नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि उस अक्यूज पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट करना ही इम्पॉसिबल है, प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें वह यह बोलेगा कि इस अक्यूज पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के द्वारा प्रेजेंट किया जाए उसके समक्ष। अगर ऐसा इस तरीके से उसे प्रेजेंट किया दिया जाता है तो उसकी डिटेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। इसमें एक केस बताया गया था, लीडिंग केस था, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एआईआर 1981 का केस था, जिसके अंदर बताया गया था कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष फिजिकली प्रेजेंट किए बिना ही अक्यूज पर्सन को डिटेंशन दे दी गई हो, उसे कस्टडी में भेज दिया गया हो, तो इस तरीके का अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्य करता है या वर्क करता है तो वह अगेंस्ट होता है, मतलब कि वो डायरेक्टली वायलेशन करता है सबसेक्शन 2 का, जो कि सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 के प्रोविजो का डायरेक्टली वायलेशन करता है, जो कि एक तरीके का मतलब पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ट्रम्पल्ड किया जाता है फंडामेंटल राइट को। बात करते हैं प्रोविजो सी के बारे में कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एम्पावर है किसी पर्सन को कस्टडी में भेजने के लिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास तभी एम्पावर हो सकता है किसी मजिस्ट्रेट को जुडिशियली कस्टडी में भेजने के लिए या पुलिस कस्टडी में भेजने के लिए जबकि उसे हाईकोर्ट ने एम्पावर किया हो। जब हाई कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर किया होगा तो वह किसी पर्सन को कस्टडी में भेज सकता है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 के बारे में। एक्सप्लेनेशन 1 वही बात कहता है जो हमने आपको पहले बता दिया था कि जब 90 दिन का टाइम पीरियड या 60 दिन का टाइम पीरियड जो कस्टडी टाइम पीरियड था वो खत्म हो जाता है तो पर्सन के पास में एक बेल का राइट जनरेट हो जाता है, मतलब कि अब पर्सन बाय डिफॉल्ट होने की वजह से बेल ले सकता है, लेकिन शर्त यही रहती है कि पर्सन बेल के लिए रेडी हो, बेल के लिए तैयार हो, खुद फर्निश करे बेल को, तो उसे बेल दे दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2 बात कहता है कि जब
कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्सन को फिजिकली प्रेजेंट किए बिना ही उसे कस्टडी में भेज दिया गया था, मतलब कि उसे डिटेंशन कर दिया था। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वहां पे उसे प्रूफ किया जा सकता है जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर निकाला था उस पर्सन को फिजिकली प्रेजेंट करने के लिए, और जब उसकी डिटेंशन को बढ़ा दिया गया था तो उस ऑर्डर में उस अक्यूज पर्सन के सिग्नेचर करवाए जाते हैं लास्ट में। तो उस ऑर्डर के द्वारा उस पर्सन को प्रूफ किया जा सकता है कि इसे ऑर्डर निकाला गया था और इसकी डिटेंशन को इस ऑर्डर के तहत बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के द्वारा अगर कोई मना करता है, अक्यूज पर्सन डिनाई करता है कि मुझे तो प्रेजेंट किए बिना ही मेरी डिटेंशन को बढ़ा दिया, तो वहां पर जो प्रूफ किया जा सकता है उस ऑर्डर के द्वारा प्रूफ किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट उस पर्सन को वीडियो के द्वारा वीडियो के द्वारा सुनता है, मतलब कि जब उसे वीडियो के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके का कोई ऑर्डर जब निकालता है कि उस पर्सन, मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर निकाल देता है कि उस पर्सन को प्रेजेंट किया जाए मेरे पास में वीडियो के द्वारा, तो उस ऑर्डर के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जा सकता है। बात करते हैं इसके प्रोविजो फर्दर के बारे में, जहां पे दिया गया है कि कोई वुमेन जो कि 18 साल से कम की वुमेन है, तो इस मतलब तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर निकाल देता है कि उस वुमेन को अब रिमांड होम में भेजा जा सकता है या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में उसे भेजा जा सकता है। बात करते हैं सबसेक्शन 2A के बारे में। सबसेक्शन 2A बताता है कि जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट एब्सेंट है आपके, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन केस डायरी की फोटोकॉपी प्लस अक्यूज पर्सन को नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में भेज देता है। नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 दिन की डिटेंशन में उस अक्यूज पर्सन को भेज सकता है। लेकिन जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है वहां पे उसे फॉरवर्ड कर देगा। ये बात बताई गई थी सबसेक्शन 2A के बारे में। बात कर लेते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में। सबसेक्शन 3 बात करता है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट किसी अक्यूज पर्सन को डिटेंशन करने जा रहा है या कस्टडी देने जा रहा है तो वहां पे वो अपनी रीजन को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग के अंदर। बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। सबसेक्शन 4 बताता है कि जब भी मजिस्ट्रेट ने डिटेंशन या कस्टडी का ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर की एक कॉपी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंड करेगा। बात करते हैं सबसेक्शन 5 के बारे में कि जब कोई मैटर जो कि रिलेटेड है समन केस से, तो और वहां पर इन्वेस्टिगेशन 180 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाती है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, चार्जशीट पेश नहीं कर पाई पुलिस अपनी 180 दिन तक, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन को रुकवा देगा, उस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर देगा। और लेकिन अगर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो ये प्रूफ कर देता है कि इसका रुकवाना मतलब कि वायलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो मतलब कि इस इन्वेस्टिगेशन का रुकने से मतलब ये या वो अपना कोई स्पेशल रीजन दे देता है या फिर वो बोल देता है कि ये प्रूफ कर देता है कि इस इन्वेस्टिगेशन का चलना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जरूरी है, तो यहां पर मजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप नहीं करेगा। बात कर लेते हैं सबसेक्शन 6 के बारे में। सबसेक्शन 6 बताता है कि जब मजिस्ट्रेट ने किसी इन्वेस्टिगेशन को रोकवा दिया, मतलब कि अब बोल दिया गया कि इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए, इससे कोई पर्सन अग्रीव्ड हो जाता है, कोई पर्सन पीड़ित हो जाता है, तो वो पीड़ित पर्सन एक एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में लगा देगा कि इस इन्वेस्टिगेशन का चलना बहुत जरूरी है। अगर जो कोर्ट ऑफ सेशन है वह उसकी एप्लीकेशन पे सेटिस्फाई हो जाती है तो वो जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने निकाला था उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगी और यहाँ पे अपना एक ऑर्डर निकाल देगी जिसमें वह बोल देगी कि इस इन्वेस्टिगेशन का चलना जरूरी है, इसे कंटिन्यू रखा जाए, इसको स्टॉप नहीं किया जाए। तो इस तरीके का ऑर्डर जो कोर्ट ऑफ सेशन पास कर देगी। तो ये था हमारा सेक्शन 167। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।